प्यारे छात्राओं और समस्त अध्यापकगण, आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कक्षा 11वीं और 12वीं विषय हिंदी का पाठ्यक्रम जो महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे की ओर से निर्धारित किया गया है, उसके संदर्भ में मैं वीडियो लेक्चर और स्लाइड लेक्चर ले रहा हूं। इससे पहले भी मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत अलग अलग विषयों पर लेक्चर आयोजित किए हैं और आपने सुने भी होंगे। आज भी मैं एक वीडियो स्लाइड लेक्चर लेकर आया हूं। मेरा परिचय आपकी स्क्रीन पर है। अगर यह वीडियो स्लाइड लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अगर पाठ्यांश घटक के आधार पर कोई आपको सलाह चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करो और मेरे रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करो। यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। छात्राओं, हम कक्षा 12वीं की व्याकरण विभाग में अलंकार इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। परिभाषा अलंकार की क्या है? तो अलंकार का शब्दार्थ है आभूषणों से शोभायमान होना। अगर कोई सुंदर स्त्री आभूषण गहने पहनती है तो उसकी सुंदरता में और निखार आता है। उसी तरह भाषा में भी गद्यांश में, कविताओं में शब्द और अर्थ की चमत्कार से, उसके अलग रचना से शब्द और अर्थ में सुंदरता आती है। अलन अर्थात भूषण। अलन इस संस्कृत शब्द का अर्थ है भूषण या शोभा। कार मतलब सुसज्जित करने वाला, अर्थात अलंकार का मतलब हुआ कि ऐसी शब्द चमत्कृति या ऐसी अर्थ चमत्कृति जिससे वाक्य या काव्य पंक्ति सुसज्जित हो। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द और अर्थ की विशेष रचना को अलंकार कहते हैं। तो इसके एक सारांश अर्थ को एक वाक्य में मैंने व्याख्या के रूप में लिया है कि काव्य में जो भी शब्द, जो भी अर्थ की विशेष रचना होती है, इससे सुनने वाले या पढ़ने वालों को वो वाक्य बहुत सुंदर लगता है। तो एक सामान्य परिभाषा अलंकार की हुई। अलंकार के प्रमुख दो भेद यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पहला भेद शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार का ये जो भाग है वह कक्षा 11वीं में आपको आया है और आपने वह पढ़ लिया है। अब हम कक्षा 12वीं में अर्थ अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकार को जानेंगे। उसके उपप्रकार नीचे निम्नलिखित दिए हैं। शब्द अलंकार के उपप्रकार दिए हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। और अर्थालंकार के उपप्रकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। तो हम इस स्लाइड वीडियो में 5 उपप्रकार के बारे में, उसकी व्याख्या, उदाहरण और विवेचन यह समझेंगे। प्यारे छात्राओं, हम अर्थालंकार की बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसकी परिभाषा आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। परिभाषा: काव्य में शब्द की तुलना से उत्पन्न अर्थ की विशेष रचना से सुंदरता निर्माण होना। काव्य में जब शब्द की रचना से जो अर्थ निर्माण होता है और अर्थ में जब तुलना की जाती है या शब्द के माध्यम से निर्माण होने वाले अर्थ में एक विशेष रचना प्रकार होता है, उससे काव्य में सुंदरता बढ़ती है। यहाँ पर हम समझेंगे कि अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ना। इससे अर्थ अलंकार के कुछ भेद जो कक्षा 12वीं में रखे गए हैं उसके बारे में परिचय लेंगे। पहला भेद है रूपक, दूसरा
उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति, पांचवा दृष्टांत। यह 5 भेदों के बारे में, उसके उदाहरण के बारे में हम जानेंगे। अर्थ अलंकार की रचना के लिए 2 महत्वपूर्ण घटकों की तुलना होती है। एक, उपमेय। जब हम अलंकार के बारे में सोचेंगे, अर्थ अलंकार के बारे में, विशेष तौर रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, इन 3 अलंकारों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पर 2 घटकों के बारे में हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। व्याकरणिक भाषा में एक घटक है उपमेय। लेखक या कवि जिस मुख्य विषय के बारे में वर्णन करते हैं वह विषय शरीर से संबंधित घटक, वस्तु या प्राणी होता है, उसे विशेष्य भी कहते हैं या तुलना करने योग्य कहा जाता है। जो उपमेय है उसके छोटे छोटे मैंने व्याख्याएं आपके सामने प्रस्तुत की है कि कवि जिस विषय के बारे में कहते हैं वो काव्य का प्रमुख विषय भी होता है, और वो जो विषय है शरीर से संबंधित कुछ अवयव या कोई व्यक्ति या पदार्थ या प्राणी होता है, और जो घटक, जो विषय तुलना करने योग्य होता है। अर्थ अलंकार में 2 शब्दों की जब तुलना होती है तभी उसमें सुंदरता आती है, चमत्कृति आती है। तो ऐसे घटक को हम कहेंगे उपमेय। दूसरा घटक है उपमान। तुलना के लिए उपयोग में लाने जाने वाला शब्द, उसे विशेषण भी कहते हैं। यह शब्द किसी गुणों से संबंधित होता है। तुलना के लिए जो शब्द कवि इस्तेमाल करते हैं, जो विशेषण के रूप में रखते हैं, जो उपमा के रूप में रखते हैं, और यह जो शब्द है, पहला जो उपमेय शब्द है और उपमान शब्द है, इनमें किसी एक तत्व के आधार पर समानता होती है। यहाँ पर आया है कि यह शब्द किसी गुणों से संबंधित होता है। यह गुण कौन सा होता है? रूप, रंग, आकार या कोई धर्म। एक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक सामान्य उदाहरण है कमल, नयन। अगर ये 2 शब्द हम छाटेंगे और उसमें उपमेय उपमान कौन से है, इसके बारे में अगर हम यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे तो कमल जो है वह है उपमान, यानी विशेषण। यानी इस शब्द की तुलना की है किससे? नयन से। नयन जो शब्द है उपमेय। नयन हमारे शरीर से संबंधित शब्द है। कवि, लेखक जो है नयन के बारे में कहना चाहते हैं और नयन की तुलना कमल से की है। और नयन और कमल में साधारणतः कौन से आधार पर एक समानता आएगी? तो हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर इसमें समानता आई है। मतलब जो नयन है वह कमल जैसे है। एक विशेष समान धर्म के रूप में ये 2 शब्द यहाँ पर आए हैं। तो इस वर्गीकरण के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि अर्थालंकार की परिभाषा क्या है, अर्थालंकार के 5 भेद, और अर्थ अलंकार सिद्ध करने के लिए, होने के लिए उपमेय यानी मुख्य विषय, उपमान जिससे तुलना की जाएगी, जो विशेषण शब्द है वह एक उदाहरण के तौर पे आपको मैंने समझाया है। छात्राओं, हम कक्षा 12वीं के बारे में अर्थालंकार के जो भेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला अलंकार यहाँ पर आता है वह है रूपक अलंकार। उदाहरण समझिए। एक सुंदर उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है, एक सरल, आपको समझ में आसानी होगी ऐसा एक उदाहरण। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसका स्पष्टीकरण कि राम नाम, इस उदाहरण में देखो कि राम नाम यह है उपमेय या वर्णित विषय या मुख्य विषय। दूसरा शब्द है रतन धन, यह है उपमान शब्द या तुलना करने के लिए योजित शब्द या विशेषण।
तो यहाँ पर अगर हम सरल अर्थ देखें इस उदाहरण का, एक विवेचन देखें कि प्रस्तुत उदाहरण में राम नाम यही रत्न एवं मौलिक धन है, यह तुलना करते हुए दोनों विषय में भेद नहीं है, इससे रूपक अलंकार की रचना है। तो रूपक अलंकार हम इस उदाहरण से समझते हैं कि जब उपमेय विषय और उपमान विषय दोनों एक है, उपमेय पर उपमान का आरोप लगाते हुए दोनों अभिन्न है, उपमेय उपमान की तुलना करते हुए दोनों एक रूप है, इस तरह की रचना अगर कवि करते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार सिद्ध होता है। और इसकी व्याख्या समझ में आपकी आई होगी, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि जहाँ उपमेय मतलब प्रस्तुत विषय पर उपमान का अप्रस्तुत विषय का आरोप लगाया जाता है, उपमेय उपमान दोनों अभिन्न होते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। हमारे पाठ्य किताब में एक सुंदर उदाहरण मैंने छांट कर यहाँ पर लिया है और ये उदाहरण है कि पेड़ होने का अर्थ इस कविता के माध्यम से पृष्ठ क्रमांक 37 पर, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है, जी हाँ सच तो यह है कि पेड़ संत है दधीची है। तो यहाँ पर वृक्ष जो मनुष्य को देता है, कृतार्थ भाव से उपकृत करता है, और इसकी मान्यता स्पष्ट करने के लिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि वृक्ष संत है दधीची है। मतलब संत शब्द की तुलना करते हुए वृक्ष और संत, वृक्ष और दधीची नाम का ऋषि जो है वह एक ही है, एक रूप है। जिस तरह संत मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ज्ञान देते हैं, सच्चाई का मार्ग बताते हैं, उस तरह वृक्ष भी हमें जीवन जिलाने के लिए ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु देते हैं और बहुत सारी बातें वृक्ष हमें देते हैं, बतौर वृक्ष हमसे कोई नहीं लेते। मतलब पेड़ के दातृत्व को देखकर पेड़ और संत एक रूप है, इस तरह की तुलना, इस तरह का विवेचन इस उदाहरण में यानी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण से मैंने लिया है। अन्य उदाहरण आप पृष्ठ क्रमांक 30 जहाँ पर रूपक अलंकार का विवरण दिया है वहाँ पर भी 2-3 उदाहरण है, वह ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगला अलंकार है उपमा अलंकार। स्पष्ट करने के लिए पहले उदाहरण समझिए। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यह पृष्ठ क्रमांक 30 पर उदाहरण आया है। विवरण, काव्य पंक्ति में स्वच्छ झरने को मोती की लड़ियों से तुलना की है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर यह उदाहरण की हम बात करें तो 2 विषय यहाँ पर आते हैं, एक है उपमेय, उपमेय है मुख्य विषय। मुख्य विषय कौन सा है तो झरना, निर्झर। निर्झर कैसे दिखाई दे रहा है, एकदम स्वच्छ झाग भरा, उसका जो पानी है एकदम स्वच्छ है और वो चंचल है, बह रहा है। और वही सुंदर बहता पानी को देखकर उपमान शब्द की तुलना यहाँ पर की है मोती की लड़ियों से। जैसे कि महिला अपने बालों पर, माथे पर मोतियों की लड़ियाँ लगाती है और जिस तरह उसकी झाग प्रकाशमयता दिखाई देती है, उस तरह बहते निर्झर की झाग दिखाई दे रहा है। उस तरह अगर हम व्याख्या के रूप में देखें कि उपमेय की तुलना उपमान के रूप, रंग, गुण या आकार के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय उपमान 2 शब्द आपने उदाहरण के माध्यम से समझे होंगे। अगर उनकी तुलना 2 शब्दों में अगर रूप समान हो, रंग समान हो, गुण समान हो या आकार समान हो, उसके आधार पर 2 शब्द लिए जाते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार कविताओं में बहुत ज़्यादा पैमाने पर आता है। उपमा अलंकार आप कहाँ पर खोजेंगे तो काव्य पंक्ति या वाक्य में सा,
सी से, सरिश, सदृश, सम, जिमी, तैसे, के समान, के जैसा इत्यादि अव्ययों का प्रयोग होता है, तब आसानी से वहाँ पर उपमा अलंकार सिद्ध होता है। और वो उदाहरण उपमा अलंकार के संदर्भ में आप ले सकते हो। पहला उदाहरण जो है से शब्द लगाया है। से शब्द से दोनों की तुलना, सुंदरता, मतलब सुंदरता एक रूप है, इस रूप के माध्यम से दो शब्दों की तुलना हुई है। अगला उदाहरण है हमारे पाठ्य किताब में पृष्ठ क्रमांक 65 पर एक सुंदर लोकगीत यहाँ पर आया है, सुनु रे सखिया नाम का लोकगीत। इसकी एक पंक्ति मैंने छांट कर ली है। खेत बन रंग गईल, तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल, जैसे इंद्र धनुष के फूल रे, सुनु रे सखिया, सुनु रे सखिया। काव्य पंक्ति का अगर हम स्पष्टीकरण देखें तो निसर्ग में, प्रकृति में जो उसका मन भावन रूप है, वो देखकर मन को इंद्रधनुष्य की उपमा दी है। तो इस लोकगीत में सुंदर निसर्ग वर्णन किया है और मन के अलग अलग भावों का भी वर्णन किया है। तो मन में आनंद का भाव इस तरह झलक रहा है मानो आकाश में इंद्रधनुष्य के 7 रंग खिले हैं, मन में भी उसी प्रकार के रंग खिले हैं। मतलब मन को इंद्रधनुष्य की उपमा दी है। मन है उपमेय है और इंद्रधनुष्य उपमान है। तो इस तरह एक सुंदर स्पष्टीकरण के माध्यम से आपको उपमा अलंकार और इसके भेद और व्याख्या के बारे में आपने जान लिया होगा। अगले अलंकार की ओर हम बढ़ेंगे। प्यारे छात्राओं, हमारा तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। यह समझने के लिए उदाहरण समझिए। उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो विवरण है पृष्ठ क्रमांक 40 पर, वही का उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिया है कि उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। विवरण, क्रोध से शरीर के कांपने पर, क्रोध से शरीर का कांपना, क्रोध आना, यह है उपमेय। और उसकी तुलना, उसका जो आरोप है उस शब्द पर, सागर का रौद्र रूप, मनुष्य शरीर पर आने वाला दिखाई देने वाला क्रोध कैसा है, तो सागर में, सागर जिस तरह रौद्र रूप धारण करता है, जिस तरह वातावरण बदलने से अगर कोई तूफान आता है तो उस तरह उसका एक रौद्र रूप दिखाई देता है। तो दोनों शब्द की तुलना आप समझ में आपकी आई होगी कि शरीर पर दिखाई देने वाला क्रोध, उस पर आरोप लगाया है, कल्पना की है सागर के रौद्र रूप का। यह जो कल्पना की है तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। उत्प्रेक्षा का अर्थ यहाँ पर दिया है उत्प्र इक्षा, उत प्लस प्र प्लस इक्षा, मतलब उस शब्द के ऊपर प्रकट रूप से दूसरा शब्द दिखाई देना, दूसरी कल्पना दिखाई देना। उसकी व्याख्या, उपमेय पर उपमान की कल्पना की जाती है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय पर उपमान की कल्पना यहाँ पर मानना है। ये जो 3 जो अलंकार मैंने आपके सामने रखे हैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पहले उत्प्रेक्षा जो है कि शरीर पर आने वाला क्रोध, उसके ऊपर सागर का रौद्र रूप मान लिया है। तो इस तरह उत्प्रेक्षा अलंकार वापस सिद्ध होता है। अगर यह आपको ढूंढना है कि किस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो मनु, जनु, मानो, मनहु, ईब, मेरे जानते इत्यादि शब्दों का प्रयोग जब होता है तो ज़्यादा तौर पर वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार सिद्ध होता है। वही पृष्ठ पर दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, क्योंकि उदाहरण अगर आप ज़्यादा छुड़वाओगे या देखोगे या ढूंढोगे तब आपको यह अलंकार का प्रकार जो है आसानी से समझ में आ सकता है। जान पड़ता है नेत्र देख 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 बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। पृष्ठ क्रमांक 40 पर आया हुआ।
इसका स्पष्टीकरण दिया है कि नेत्र उपमेय है नीलम नाम का हीरा। मानो कि जो नेत्र है दिखाई देने वाले, वह नेत्र ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि नीलम नाम का जो हीरा है वो जान पड़ता है। अगर इस तरह की कल्पना वहाँ पर की जाती है तो वहाँ पर आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। छात्राओं, चौथे अलंकार को हम समझेंगे। इस स्लाइड में मैंने थोड़े वाक्य को, शब्दों को एनिमेशन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, अति कथन कहना। उदाहरण समझिए कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। एक सुंदर सरल उदाहरण यहाँ पर लिया है पृष्ठ क्रमांक 56 पर, जहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का विवरण दिया है। तो एक सुंदर उदाहरण कि किस तरह की एक कल्पना इस उदाहरण में आई है कि परम पुरुष वीर प्रतापी महाराणा प्रताप जी, उनका पराक्रम तो आपने सुना ही होगा। तो एक बार एक प्रसंग इस कविता पंक्ति में दिखाया गया है कि उन्हें नदी के उस पार जाना है, लेकिन नदी में बहुत बाढ़ आई है। घोड़ा उस पार कैसे जाएगा? इस सोच में पड़े राणा प्रताप ने देखा कि घोड़ा अचानक उस पार खड़ा है। मतलब वे सोच विचार कर रहे हैं। उसी एक क्षण में, एक पल में चेतक नाम का जो घोड़ा है, यह तूफान बाढ़ को पार करते हुए नदी के उस पार जाकर खड़ा है। तो थोड़ा जो कथन है इस काव्य में कल्पना से लगता है और अतिशय उक्तिपूर्ण ये कथन यहाँ पर लगता है। और इससे इस अलंकार की एक व्याख्या यहाँ पर बनाई जा सकती है, जहाँ पर वास्तविकता से ज़्यादा लोक मान्यता का अतिक्रमण कर किसी विषय का वर्णन होता है। अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कथन में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जो वास्तविकता है, जो समाज में जो हम दिखाई देने वाले प्रसंग होते हैं, इससे भी ज़्यादा अगर लेखक या कवि सोचते हैं, उसके काव्य पंक्तियों में बढ़ा चढ़ाकर बात आती है। लोक मान्यता मतलब जैसे लोग मानते हैं उससे विपरीत बात सामने आती है, तो उस कथन में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अन्य उदाहरण हमारे हिंदी के पाठ्य किताब में पृष्ठ क्रमांक 47 पर चुनंदे शेर नाम के जो एक कविता है, काव्य पंक्तियाँ है, उनमें एक गिने चुने हुए शेर आते हैं। वहाँ का लिया है, वह आसमान पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। शेर का स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है कि प्रस्तुत शेर में कवि आसमान पर सपने लिखने की एक अप्रस्तुत बात करते हैं। वास्तविक तौर पर कवि लेखक अपने विचारों को कल्पना के माध्यम से उड़ाने देते हैं, लेकिन अगर अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान करनी है तो वहाँ पर अतिरिक्त कथन आता है, अवास्तविकता आती है, अप्रस्तुत बात आती है। तो आसमान पर सपने लिखना और इनकलाब यानी स्वतंत्रता के कुछ विचार लिखना, इनमें बहुत बड़ा भेद है। तो इस तरह की बात इस विवरण से आप समझ चुके होंगे। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण आपके सामने है। और आखिरी अलंकार है हमारे इस लेक्चर में, वह है दृष्टांत अलंकार। एक उदाहरण समझिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। पृष्ठ क्रमांक 56 पर यह उदाहरण दिया है। इसका एक विवेचन यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो अल्प बुद्धि का विद्यार्थी है, वह अल्प बुद्धि का विद्यार्थी उसी स्थिति में नहीं बैठेगा। अगर वह सतत अभ्यास करता है तो विद्यार्थी भी सुजान बन सकता है, बुद्धिशाली बन सकता है। यह विचार स्पष्ट करने के लिए पत्थर पर रस्सी खींचने से पड़े निशान का उदाहरण दिया है। बुद्धिवान विद्यार्थी कब होता है? यह जब सतत वो अभ्यास करेगा। यह सिद्धांत, यह तत्व, यह विचार रखने के लिए जब पत्थर पर रस्सी बंधी हुई होती है और रस्सी बांधने के कारण उसके कुछ निशान पत्थर पर पड़ते हैं,
तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कि पत्थर पर निशान रस्सी के होते हैं, उसी तरह अगर छात्र अभ्यास के निशान अपने बुद्धि में लाए या सतत अभ्यास करे तो सुजान बन सकता है, यानी बुद्धिशाली उसकी निशानी है। तो यह जो उदाहरण है ये रखा है सामने, इसकी एक व्याख्या कि किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी के समान दूसरी बात या उदाहरण दिया जाता है, वह दृष्टांत अलंकार होता है। कोई बात आपको स्थापित करनी हो, उससे समान अगर दूसरी बात यहाँ पर दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार का मतलब ही है कि उदाहरण देना। अन्य उदाहरण यहाँ पर आया है पृष्ठ क्रमांक 28 पर। अपनी पहुँच विचारी कई, करतब करिए दौड़, तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सोड़। रुंद के दोहे नाम की हमारी कविता, उस पे छपे हुए एक काव्य पंक्ति है पृष्ठ क्रमांक 28 पर। स्पष्टीकरण, अपनी स्थिति देखकर कर्तव्य करना है, ये विचार बताने के लिए जितनी चादर हो उतनी ही पांव फैलाने चाहिए। हमारी जो स्थिति है, हम जिस स्थिति में जीते हैं, जैसे हमारी सांपत्तिक स्थिति है, आर्थिक सामाजिक स्थिति है, उससे परे होकर हमें वो बात सामने रखकर हमें विचार करना है, कृति करनी है। जैसे कि जितनी हमारी पहनने की चादर होती है उतने हमें पाँव फैलाने हैं। जितनी हमारी क्षमता होती है उतने हमें यहाँ पर क्षमताओं के हिसाब से काम करना है। इस तरह तत्वों को रखा है, स्थिति को देखकर हमें कर्तव्य करना है, और उदाहरण रखा है जितनी चादर हो उतना पाँव हमें फैलाना है। तो इस तरह दृष्टांत अलंकार आपको आसानी से इस स्लाइड लेक्चर में समझ में आया होगा। कि प्यारे छात्राओं, हमारे 12वीं कक्षा में व्याकरण विभाग में 2 अंकों के लिए अलंकार उदाहरण दिया जाएगा, और उदाहरण पहचान कर आपको उस उदाहरण में कौन से अलंकार रखे गए हैं वह उत्तर के पर्याय में से आपको ढूंढकर लिखना है। तो यह स्लाइड वीडियो लेक्चर आपको अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो कृपया करके आप इसे लाइक करें, शेयर करें और रघुवंश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। इस विषय के बारे में कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी विषय के बारे में किसी भी छात्र को कोई मार्गदर्शन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स पर आप मैसेज दे सकते हो। आगे हम इससे और आपकी सुविधा को देखकर, ज़रूरत को देखकर बहुत सारे विषयों पर लेक्चर लेंगे। आपने लेक्चर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।